आप सभी का लर्निंग विद पुष्पांजलि में स्वागत है। और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि क्लास 5 का लेसन नंबर 6 चिट्ठी का सफर मैंने निकाल के रखा है, यानी कि हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। चिट्ठी जो है, जब हम लोग छोटे थे, जब तक हम लोग कॉलेज में पहुंचे, अपने दोस्तों को जो ट्रांसफर चले जाते थे हम लोग खूब लिखते थे। तो जिसको आजकल तो चिट्ठी लिखना कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो चिट्ठी यानी कि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं। साथ में उसमें हमें पिन कोड लिखनी पड़ती है। पिन कोड यानी कि उस जगह में बिल्कुल पहुंच जाती है। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जैसे मेरा अगर हो, पहले नाम आ गया, देन केयर ऑफ, आप जिसको सबसे ज्यादा जानते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी है वो आ गया। उसके बाद आप कौन से आपका गांव का नाम आ गया, देन गांव कहाँ पर है, एटी रोड आ गया। इस तरह से फिर एटी रोड कहाँ पे है, जिला कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा है नियरेस्ट, इस तरह से हम लिखते हैं। और पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो ये एक पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन आजकल कम्युनिकेशंस के बहुत सारे साधन आ गए हैं। फिर भी आप अपने दोस्तों को कभी चिट्ठी लिखिए तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। अभी आप लोग 10 साल के तो हो ही गए हैं, तो आपने कोई पत्र तो लिखे ही होंगे। हो सकता है अपने पापा को, अगर दूर में सर्विस कर रहे हो, अपने घर वालों को या फिर अपने दोस्तों को। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जो पत्र हम लिखते हैं वो जाकर पहुंचती कैसे है, कितने समय में पहुंचती है, उसके लिए कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। आप किस स्थान में रहते हैं, वहां से हम भेजेंगे, तो कहाँ भेज रहे हैं, किस जगह को जा रही है, पहले तो ये बात जरूर देखनी है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमें उठते हैं कि डाक टिकट हम क्यों लगाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टैंप बोलते हैं, पोस्टल स्टैम्प्स। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। पता यानी कि एड्रेस संपूर्ण लिखनी चाहिए, पूरी लिखनी चाहिए, ठीक से पता लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। ऐसे तो संदेश हम लोग पत्र लिख देते हैं, चला ही जाता है, लेकिन कुछ संदेश हमें थोड़ा जल्दी पहुंचाना होता है, तो उसे क्या करने की जरूरत है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। ओके, जो पोस्टल स्टैम्प कलेक्शन है ये एक बहुत अच्छी हॉबी है। हम लोग जो भी कोई पोस्टल स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं उन्हें बहुत कुछ का ज्ञान हो जाता है। उसमें बहुत खास तस्वीरें लगी होती है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की, कुछ भारत के मॉन्यूमेंट्स की, कोई भी लगी रहती है। आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखने की और जानने की कोशिश कीजिए। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये देखो, आपको ये खाली जगह दी गई है 2। इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस डिलीवरी,
महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, वर्धा ने लिखा है महात्मा गांधी जी को, और एड्रेस में क्या लिखा है कि जहां हो वहां, क्योंकि उसे लगा कि महात्मा गांधी को सब जानते हैं तो जहां पे भी है वो पहुंच जाएगा। इसमें ये जो पोस्टल स्टैम्प जो लगा है उसमें एनी बेसेंट का है स्टैम्प, ऐसा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा दिख भी रहा है ना। ये देखो पोस्टल स्टैम्प, ये 5 रुपए की है। इसमें लिखा है टू श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और ये रहा पिन कोड, 6 डिजिट का पिन कोड। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? आप एक ऊपर आप लिखिए महात्मा गांधी, जहां है वह वर्धा, और इस साइड में लिखिए तू श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, इस तरह से लिखिए पिन कोड सहित। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? आपको लग रहे हैं अलग अलग, भिन्न यानी कि अलग। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पत्र की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे का, फिर शहर का, फिर जिस हिस्से में है उसका नाम, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। हर शहर का अपना एक पिन कोड होता है और उससे पत्र को छांटने में आसानी हो जाती है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमने चिट्ठी के जाने की एक प्रोसेस क्लास 3 के ईवीएस में भी पढ़े थे। उस लेसन का नाम था, आप लोगों को जरूर याद होगा। हाँ, तो आप लोग 3 का देख लीजिए, उसमें लेटर्स हेयर टू देयर या ऐसा ही कुछ है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। नाम एक जैसा होने से भी अगर पिन कोड हमने लिखी है तो हम कर्मचारियों को पता चल जाएगा कि ये कौन से जगह में जाएगा और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पिन कोड की शुरुआत कैसे हुई। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। तो 1972 में 15 अगस्त से ही डाक तार विभाग जो है पोस्टल नंबर योजना के नाम पर पिन कोड की शुरू की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, पहले का अंक 110। अगले 2 अंक यानी पहला जो है 1, उसमें 1 में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर आता है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के
ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। मीन्स ये जो जिला है उसको पता चलेगा उसका। अब आप लोग भी घर में पता कीजिए कि आप लोगों का पिन कोड, आपके जहां रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है और आपका स्कूल जहां पर है वहां का पिन कोड क्या है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके के पिन कोड को तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां-कहां मिल सकते हैं। जब हम लोग ट्रेन से या बस से कहीं जा रहे होते हैं तो हमें साइन बोर्ड्स में दिख जाता है कि हम लोग कहां पहुंचे हैं, उस जगह की पिन कोड क्या है। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। मीन्स टिकट इकट्ठा करने का, संग्रह यानी कि इकट्ठा करने का। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई है। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। मीन्स जो टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीजें शामिल हो गई है इसमें, क्योंकि आजकल विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। तो इस विज्ञान को, इसे हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार भी कह सकते हैं। संचार किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन भी उसे कह सकते हैं। आजकल संचार के बहुत सा वो साधन मिल गया है, जैसे कि टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार यानी कि यह भी होता है। और कम्युनिकेशन को भी अभी हम लोग संचार के नाम से जानने लगे हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। ये हमने फिल्मों में देखी है, राजा महाराजाओं के सीरियल में भी दिख जाता है और हमें हिस्ट्री में भी मिल जाती है कि पहले संदेश जो है वो कबूतरों द्वारा भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, जब कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन बिल्कुल सीमित थे, रास्ता भी नहीं थी, तब से लोग जो है संदेश ले जाने का काम करते आ रहे हैं। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे हैं। एक एक जगह में एक हरकार नियुक्त किया जाता था जो कि पैदल ही चिट्ठी ले जाने का काम करते थे। वे जंगल से होकर, पहाड़ के ऊपर से चढ़कर भी वे जाकर पत्र पहुंचाते थे। उन्हें हरकार कहा जाता था। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के जो हरकार थे, संदेशवाहक, वे घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार होके जाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। कहीं गुम ना हो जाए या खराब ना हो जाए बारिश से, उससे भी रक्षा करनी पड़ती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। अगर डाकू या जंगली जानवर की चपेट में वे आ जाते हैं तो वो संदेश समय से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी, इसका भी एक डर लगा रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। हरकार आज भी मिलते हैं। आज भी जो हमारे इंडियन पोस्टल सर्विस है वे दुर्गम स्थानों में जाने के लिए हरकारों की ही उस पर ही निर्भर करते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसे कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं, तो वे भी बहुत ही दुर्गम एरिया है और वहां तक भी हरकारे जो है डाक लेकर जाते हैं।
आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आजकल तो हम लोग बहुत आसानी से संदेश भेज सकते हैं। हाथ में लिए मोबाइल से ही हम लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और जहां मन चाहे वहां संदेश भेज सकते हैं। हमारा तो आजकल जब हम बातें करते हैं फोन में तो हमें तो चेहरा भी दिख जाता है, लगता ही नहीं कि बहुत दूर है। और हवाई जहाज भी डाक बांटने में सहायता करती है। पानी के जहाज यानी कि शिप वगैरह भी डाक जो है पोस्टल जो भी संचार के चीज होते हैं वो लेके आने में इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। जो आजकल आप लोगों ने बहुतों ने तो पोस्ट ऑफिस की जरूरत महसूस करना भी छोड़ ही दिया होगा। पत्र या मनी ऑर्डर की आजकल उसकी जगह में कौन आ गया है? अमेज़न पे, गूगल पे और भी कितने एप्स आ गए हैं जो कि एकदम आसानी से हमारे पैसे यहाँ से वहां ले जाते, लेकिन पहले मनी ऑर्डर करनी पड़ती थी। इसके बारे में आप अपने घर में बड़ों से बात कीजिए तो पता चलेगा कि हमें, अगर मैं अभी जोरहाट में हूँ और लखनऊ में मेरी बहन के पास पैसे भेजने हैं तो हमें मनी ऑर्डर करना पड़ता था, पैसे जमा करके एक फॉर्म भरना पड़ता था और वो फॉर्म फिर वहां लखनऊ जाने के बाद जब मिलता है तो पैसे उसे मिलते थे। तो ये बहुत ही लंबी एक प्रक्रिया होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। हाँ, अभी भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि कबूतर को पकड़ा तो दे, लेकिन ऐसे कैसे भरोसा कर ले कि वो कहीं गिराए ना और बिल्कुल गंतव्य स्थान तक लेकर जाए। लेकिन उस तरह का भी होता था। कबूतर की कई प्रजातियां होती है, मीन्स कई ब्रीड्स अलग अलग होते हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो कबूतर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारी ब्रीड्स होते हैं, लेकिन उनमें से गिरहबाज या हुमर जो प्रजाति है वह उसको ट्रेन किया जाता था डाक लेके जाने का। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? ये प्रश्न तो हमारे मन में भी हमेशा आता है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। सच में ये सोचने से हमें तो बिल्कुल लगता है कि मनगढ़ंत ही लगती है, क्योंकि हमारे लिए तो ये सोचना भी काफी मुश्किल बात है। इस चित्र में देखो, हाथी को हाथ में उठाने का एक कार्टून चित्र बनाया है। ओके, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है, अभी भी कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, कम दाम में हो जाता है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। 20 साल होते होते वे उनका जीवन अंत हो जाता है। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। तो कबूतर बहुत दूर तक के सफर एक ही दिन में कर लेता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। बाप रे, बहुत अच्छे से उन्हें ट्रेन किया था। फिर तो मीन्स 2 को भेजा जाता है ताकि बाज यानी कि कोई चील या ईगल वगैरह जब मिल जाते हैं तो अगर एक कबूतर को खा भी ले, कोई हमला करे, तब भी दूसरा कबूतर कम से कम उस संदेश को ले जाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके।
शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो वो कबूतर संदेश पहुंचाने का काम करता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अच्छा, इस किताब के हीरो के नाम पर ही इस बुक का ही नाम रख दिया गया है। उसमें आपको क्या मिलेगी? जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाने वाली जो कबूतर थी उसके बारे में। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पत्र। नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। नई दिल्ली का 1 से तो नई दिल्ली और 1 से तो कई राज्य का वो होता है, लेकिन स्टार्टिंग लेटर, लेकिन 10 जो होता है वो नई दिल्ली और 070 जो होती है वो उसके जिला, उस जिले के कौन से जगह में है इसका पता चलता है। तो आप लोग अगर चाहे तो नेशनल बुक ट्रस्ट को आप चिट्ठी लिख सकते हैं कि जो किताब का नाम बताया था ग्रे नेक, इस किताब को हिंदी में भी छापे और हमें बताए ताकि हम भी उसे खरीदकर पढ़ सके और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए इस घटना को, इस कबूतर के बारे में हम भी जान सके। अगर आप में से किसी ने पढ़ी है या कहानी सुनी है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए ये चैप्टर इतना है। ये चैप्टर लेटर्स के बारे में आप जितना पढ़े उतना कम है। आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिखने से अपनी मन की बात अच्छे से हम बता सकते हैं दूसरे को। और चिट्ठी जब दूसरे तक पहुंचती है तो उसको पढ़ने के बाद हमें बहुत दिनों तक याद रह जाता है। अब फोन में बात करते हैं, कभी भूल जाते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, या क्या बताया था भूल गए, लेकिन चिट्ठी को हम बार बार रिपीटेडली पढ़ सकते हैं। हमारे पास अभी भी बहुत पुरानी चिट्ठियां पड़ी हुई है। आप लोगों के घर में भी आप लोगों के मम्मी पापा ने रखी होंगी। जरूर पूछिए और जरूर पढ़िए, पढ़ के सुनाने को कहिए। तो इसी के साथ आज का यह लेसन चिट्ठी का सफर यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा पढ़ना कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।